गांव के एक कोने में बसी थी एक पुरानी हवेली जहां रहते थे रिटायर्ड आईपीएस अफसर जगदीश प्रताप सिंह और उनकी इकलौती बेटी श्रेया। जगदीश ने अपने जीवन के 35 वर्ष कानून और सिस्टम की सेवा में बिताए थे। बेधड़क निडर और ईमानदार अधिकारी के रूप में उनकी पहचान थी। उन्होंने कई बड़े अपराधियों को जेल में डाला, दर्जनों भ्रष्ट नेताओं की पोल खोली और हजारों लोगों को न्याय दिलाया था। लेकिन अब वह अपनी सेवा पूरी कर गांव लौट चुके थे और अपने छोटे से घर में बेटी श्रेया के साथ शांति से जीवन बिता रहे थे। श्रेया पढ़ाई में तेज, व्यवहार में सौम्य और आत्मविश्वासी लड़की थी। वह शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ती थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरी यह वीडियो कहां से देख रहे अपना और अपने शहर का नाम कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी मेहनत के लिए एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, वह रोजाना गांव से बस पकड़कर कॉलेज जाती थी। उसके सपनों में उड़ान थी और पंखों में पिता का भरोसा। एक दिन वह हमेशा की तरह सुबह तैयार होकर कॉलेज के लिए निकली। सड़क पर भीड़ थी। चौराहे पर पुलिस का चेकिंग अभियान चल रहा था। वहीं खड़ा था सब इंस्पेक्टर भैरव सिंह, इलाके का दबंग और भ्रष्ट दरोगा, जिसकी नजरें हर लड़की पर टिकी रहती थीं। श्रेया को देखकर उसकी आंखों में हवस झलक गई। उसने रोककर कहा, तलाशी लेनी है। श्रेया ने विरोध किया, पूछा किस आधार पर, लेकिन भैरव ने पुलिसिया रब दिखाया और उसे गाड़ी में बैठा लिया। थाने ले जाकर उसे हवालात में बंद कर दिया गया। न कोई एफआईआर, न महिला पुलिसकर्मी, न कोई चार्ज। श्रेया चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। वहां मौजूद कांस्टेबल मजे ले रहे थे। उसे झूठे आरोपों में फंसाने की धमकी दी जा रही थी और भैरव हर बार उसकी ओर देखकर घिनौनी मुस्कान फेंकता और कहता, यहां मेरा कानून चलता है उधर। शाम तक जब श्रेया घर नहीं पहुंची तो जगदीश बेचैन हो उठे। पहले कॉलेज फोन किया, सहेलियों से पता किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। आखिरकार एक पुराना परिचित बोला, उसे तो पुलिस उठाकर ले गई है। यह सुनते ही जगदीश थाने की ओर दौड़े। पुराने अधिकारी होने के बावजूद उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि आग थी। थाने पहुंचकर उन्होंने पूछा, कसी श्रेया को लाया गया है क्या? वहां बैठे कांस्टेबल ने उन्हें घूर कर देखा और कहा, कौन हो तुम, क्यों पूछ रहे हो? लेकिन जब जगदीश ने अपना नाम और बेटी का बताया तो कांस्टेबल चौंक गया। फिर भी बोला, दरोगा साहब ने अरेस्ट किया है, उनसे ही बात कीजिए। भैरव सिंह कमरे में बैठा था। जैसे ही उसे पता चला कि कोई व्यक्ति जमानत लेकर आया है, वह बाहर निकला, लेकिन सामने जगदीश को देखकर उसके होश उड़ गए। वह पहचान गया, यह वही अफसर है जिसने उसके ट्रेनिंग के दिनों में उसे 10 बार फेल किया था, जिसने हमेशा उसकी भ्रष्ट सोच का विरोध किया था। वही आज उसके सामने खड़ा था। भैरव के चेहरे से रंग उड़ गया, हाथ कांपने लगे। वह समझ गया कि अब खेल बदल चुका है, लेकिन दिखावे में वह शांत रहा। बोला, सर, मुझे नहीं पता था कि यह आपकी बेटी है। मुझे गलतफहमी हुई, मैं माफी चाहता हूं। लेकिन जगदीश ने गुस्से में कहा, मेरी बेटी को बिना चार्ज, बिना महिला स्टाफ, बिना वकील के रात भर हवालात में कैसे रख सकते हो? कानून की धज्जियां उड़ाई है तुमने। अब इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। अगले ही दिन जगदीश ने जिलाधारी से मिलकर शिकायत दर्ज करवाई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका डाली और मीडिया को बुलाकर पूरा मामला उजागर किया। लेकिन यह तो शुरुआत थी। असली खेल तब शुरू हुआ जब उन्हें पता चला कि भैरव सिर्फ एक मोहरा है। असल ताकत उसके पीछे खड़े नेता और माफिया का है, जो थानों का ट्रांसफर, पोस्टिंग और नियुक्तियां तय करते हैं। वह माफिया पूरे जिले में शराब, ड्रग्स वसूली और महिला तस्करी में लिप्त था। अब यह लड़ाई व्यक्तिगत नहीं बल्कि नैतिक हो चुकी थी। जगदीश ने तय किया कि वह अपने अनुभव और संपर्कों का इस्तेमाल कर पूरे नेटवर्क को बेनकाब करेंगे। उन्होंने अपने पुराने साथियों से संपर्क किया। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, पटना तक जहां जहां उनके दोस्त थे, सभी ने समर्थन दिया। उन्हें सबूत मिलने लगे, वीडियो क्लिप्स, कॉल रिकॉर्ड्स, गवाह, सब कुछ धीरे धीरे इकट्ठा होने लगा। उधर भैरव को शक हो गया था कि कुछ बड़ा चल रहा है, लेकिन वह अब भी नहीं जानता था कि जो आदमी उसके पीछे है वह वही अफसर है जिसकी वजह से उसे कभी प्रमोशन नहीं मिला। जगदीश ने अपनी बेटी को सशक्त किया, उसे सिखाया कि डरना नहीं है। और फिर शुरू हुआ
एक मिशन ऑपरेशन न्याय। इस ऑपरेशन के तहत उन्होंने दर्जनों पीड़ित लड़कियों के बयान लिए, मीडिया को बुलाया, नेताओं को एक्सपोज किया और हाईकोर्ट में याचिका दायर की। पूरा पुलिस तंत्र हिल गया। लेकिन तब एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे कहानी ने मोड़ ले लिया। रात के 11 देरे टेप टेते टेप तापता पाते पे ते टेप 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 टे अजय जगदीश के घर पर एक पत्थर फेंका गया। उसके साथ एक चिट्ठी थी, अगर बेटी की जान प्यारी है तो पीछे हट जाओ। अब यह सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि जंग बन चुकी थी। अगले दिन श्रेया कॉलेज जा रही थी, तभी उसकी स्कूटी का ब्रेक फेल हो गया। किसी तरह वह बची, लेकिन उसे भी समझ आ गया कि उसकी जिंदगी खतरे में है। मगर उसने हार नहीं मानी। श्रेया ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया, अपनी कहानी साझा की और देखते ही देखते वह वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने देखा, समर्थन मिलने लगा। अब जगदीश और श्रेया एक नई क्रांति के प्रतीक बन चुके थे। सरकार पर दबाव बढ़ा, जांच आयोग बैठा, भैरव को सस्पेंड किया गया। लेकिन अब भी असली माफिया जिंदा था और उसने तय किया था कि वह किसी भी कीमत पर इस बाप बेटी को खत्म कर देगा। इसी दौरान जगदीश के एक करीबी दोस्त ने उन्हें आगाह किया, तुम्हारे इर्द गिर्द कोई है जो अंदर से सब लीक कर रहा है। अब शक की सुई अपने ही लोगों पर उठने लगी। कौन था वह गद्दार जो भैरव और माफिया को जानकारी दे रहा था? क्या वह जगदीश का पूर्व सहयोगी था या कोई नया विश्वास पात्र? इसी सवाल के साथ पहले भाग का अंत होता है। लेकिन असली लड़ाई तो अभी बाकी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ। इस जंग में जब जगदीश प्रताप सिंह ने पहले भाग में पूरे थाने और दरोगा भैरव सिंह की सच्चाई उजागर कर दी, तो प्रशासन को मजबूरी में उसे सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन यह जंग अब सिर्फ एक दरोगा तक सीमित नहीं रही। अब यह एक पूरे सिस्टम के खिलाफ युद्ध बन चुकी थी। जगदीश की बेटी श्रेया, जो पहले सिर्फ कॉलेज की छात्रा थी, अब सोशल मीडिया की एक आवाज बन चुकी थी। उसकी वीडियो वायरल हो चुकी थी। हर चैनल, हर अखबार में उसकी कहानी छपी थी। रिटायर्ड आईपीएस की बेटी को दरोगा ने किया। गिरफ्तार बेटी ने मांगी इंसाफ की लड़ाई। अब हर युवा उसकी हिम्मत को सलाम कर रहा था। मगर सिस्टम में बैठे गद्दार और अपराधी चैन से कहां बैठते। उन्होंने अब निशाना बनाया जगदीश के अपने ही साय को, उस विश्वास पात्र को जो सालों से उनका साथी था और अब बन चुका था। गद्दार नाम था नरेश पाठक, जो कभी उनका जूनियर हुआ करता था। उसने धीरे धीरे अंदर की सारी योजनाएं, फाइलें और चालें भैरव सिंह और उसके गॉडफादर को बताना शुरू कर दिया। और जगदीश को इसका आभास तब हुआ जब वह एक जरूरी सबूत लेकर कोर्ट पहुंचने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही वह सबूत चोरी हो गया। कोई तिजोरी को बिना तोड़े खोल चुका था। कोई बहुत करीबी था जो हर दिन उनके घर आता था, चाय पीता था, बेटी को बेटी कहता था, मगर अब बन चुका था गद्दार। तब जगदीश ने एक नया प्लान बनाया। उन्होंने उस तिजोरी में नकली दस्तावेज रखे और अपने एक पुराने अफसर को इसकी जानकारी दी। फिर जैसे ही अगली रात फिर से चोरी हुई, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज से साफ देख लिया कि नरेश ही वह था जो दस्तावेज लेकर गया। अब उनका शक यकीन में बदल चुका था। उन्होंने नरेश को कुछ नहीं कहा, बल्कि चुपचाप उस पर नजर रखनी शुरू की। इधर माफिया सरगना जयपाल को जब यह पता चला कि उसका नाम भी अब कोर्ट की फाइल में है, तो उसने भैरव सिंह को फिर से एक्टिव किया और कहा, अब जो भी करना है जल्दी करो, वरना मैं तुझे ही खत्म कर दूंगा। भैरव अब पूरी तरह बौखला चुका था। उसने प्लान बनाया कि श्रेया का अपहरण किया जाए और फिर उसे ब्लैकमेल कर केस वापस लेने के लिए मजबूर किया जाए। उसने एक गैंग को हायर किया जिसमें 3 नकाबपोश युवक थे। उन्होंने दिन दहाड़े कॉलेज जाते वक्त श्रेया को अगवा करने की कोशिश की, मगर श्रेया ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक लड़के की आंख में मिर्ची स्प्रे मारा, लोगों को चिल्लाकर बुलाया और किसी तरह खुद को बचाया। पुलिस आई, रिपोर्ट दर्ज हुई, लेकिन अपराधी भाग चुके थे। यह घटना एक बार फिर मीडिया में आई और अब दिल्ली तक इसकी गूंज पहुंच चुकी थी। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी और राज्य सरकार पर सवाल उठे। अब सरकार को जवाब देना पड़ा और केस की जांच एक सीनियर आईपीएस को सौंप दी गई। नाम था विशाखा राव तेज तर्रार, ईमानदार और इकलौती महिला अधिकारी जिसने कई गैंग्स का खात्मा किया था। उन्होंने आते ही जगदीश और श्रेया से मुलाकात की और कहा, अब यह लड़ाई हम दोनों की है। विशाखा ने सबसे पहले थाने के सारे रिकॉर्ड्स जित किए।
सारे पुलिसकर्मियों के कॉल डिटेल्स निकलवाए, सीसीटीवी कैमरों को स्कैन किया और सबसे अहम नरेश पाठक की कुंडली खंगालनी शुरू की। और जल्द ही सामने आया कि वह हर महीने जयपाल से मोटी रकम लेता था। उसकी पत्नी के नाम पर दर्ज 3 फ्लैट्स और एक फार्म हाउस भी सामने आए। यह सब देखकर जगदीश स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने कहा, अब उसे कानून सिखाएगा वही इंसान जिसने उसे कानून पढ़ाया था। उधर भैरव सिंह और जयपाल ने नया षड्यंत्र रचा। अब की बार हमला सीधे जगदीश पर करने की योजना बनी। एक रात जब जगदीश गांव के मंदिर से लौट रहे थे तो पीछे से एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और उन्हें टक्कर मार दी। वे दूर जाकर गिरे, शरीर लहूलुहान था, लेकिन वह बच गए। अस्पताल में भर्ती हुए और कई दिनों तक उनकी हालत गंभीर रही। इस बीच श्रेया अकेली हो गई। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और दिन रात अस्पताल में रही। लेकिन यही वक्त था जब विशाखा ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने दिल्ली से क्राइम ब्रांच की टीम बुलाई और पूरे ऑपरेशन को नाम दिया शुद्धिकरण। अब लक्ष्य था जयपाल को पकड़ना, भैरव को गिरफ्तार करना और नरेश को बर्खास्त कर सलाखों के पीछे डालना। 3 मोर्चे, 3 दुश्मन और एक ही परिवार जिसे न्याय चाहिए था। ऑपरेशन शुरू हुआ। फोन टेपिंग, नकली ग्राहक बनाकर सौदों में घुसपैठ, मनी ट्रेल और अंततः जयपाल की लोकेशन मिल गई। वह नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन बॉर्डर पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी से पूरी राजनीतिक जमात हिल गई। उसने पूछताछ में कई नेताओं के नाम उगले और खुद को सिर्फ एक प्यादा बताया। लेकिन इस बयान से सरकार और सिस्टम का असली चेहरा खुलने लगा। विशाखा ने इसे रिकॉर्ड किया और मीडिया में लीक कर दिया। अब जनता भड़क गई। सड़कों पर आंदोलन शुरू हो गए। श्रेया के समर्थन में छात्र संघ, एनजीओ और आम लोग आगे आए। हर कोई एक ही मांग कर रहा था, ऐसे दरोगाओं और माफियाओं का सफाया हो। उधर जगदीश अस्पताल से धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे थे और जैसे ही वे थोड़े ठीक हुए, उन्होंने कहा, अब मैं वापस लड़ाई में उतरूंगा। मैं कोर्ट में खड़ा होऊंगा, अब नहीं रुकूंगा। श्रेया ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, पापा, इस बार मैं भी आपके साथ गवाही दूंगी। अब नरेश की गिरफ्तारी की बारी थी। विशाखा ने वारंट जारी करवाया और नरेश को ऑफिस से ही गिरफ्तार किया गया। जब उसे हथकड़ी लगी तो उसने कहा, सर माफ कर दीजिए, मुझे लालच ने अंधा कर दिया। लेकिन जगदीश ने उसकी ओर देखा तक नहीं, बस कहा, कानून सबके लिए बराबर है। अब न्याय मिलेगा हर उस लड़की को, हर उस बाप को जिसने सिस्टम पर भरोसा किया और सिस्टम ने उसे धोखा दिया। लेकिन तभी एक और बड़ा रहस्य सामने आया। जयपाल की डायरी में एक पेज मिला जिस पर लिखा था, डी क्लासिफाइड ऑन ऑपरेशन चक्रव्यूह। यह कोई गुप्त सरकारी मिशन था जो किसी समय जगदीश की देखरेख में चलाया गया था और उसी मिशन में एक खुफिया एजेंट मारा गया था। अब शक होने लगा कि जयपाल कहीं उस मिशन के किसी अधूरे बदले के तहत तो यह सब नहीं कर रहा। अब कहानी केवल भ्रष्टाचार तक नहीं, बल्कि एक पुराने राज तक जा पहुंची थी। अब विशाखा जगदीश और श्रेया को सिर्फ भैरव और जयपाल से नहीं, बल्कि उस अदृश्य ताकत से लड़ना था जो सिस्टम के भीतर रहकर सिस्टम को निगल रही थी। भाग 2 यहीं समाप्त होता है, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है, क्योंकि ऑपरेशन चक्रव्यूह की परतें खुलनी अभी बाकी हैं। जब ऑपरेशन चक्रव्यूह का नाम सामने आया और जयपाल की डायरी से उसकी जानकारी निकली, तो यह साफ हो गया कि मामला अब केवल भ्रष्टाचार और अपराध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें कोई गहरी साजिश थी जो कई सालों से छिपी हुई थी और अब धीरे धीरे सतह पर आ रही थी। जगदीश प्रताप सिंह ने जब इस नाम को सुना तो उनकी आंखों में पुरानी यादें कौंध गईं। उन्हें वह दिन याद आया जब दिल्ली में उन्होंने एक गुप्त मिशन की अगुवाई की थी। यह मिशन इतना खुफिया था कि उसकी जानकारी सिर्फ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और खुफिया प्रमुख को ही थी। उस मिशन में भारत के अंदर चल रहे एक राष्ट्र विरोधी नेटवर्क को खत्म करना था, जिसमें कुछ बड़े नाम और ऊंचे ओहदों पर बैठे लोग भी शामिल थे। मिशन सफल हुआ, लेकिन एक एजेंट की मौत हुई और उसकी पहचान को हमेशा गुप्त रखा गया। उस एजेंट का नाम कोई नहीं जानता था, मगर आज जब ऑपरेशन चक्रव्यूह का नाम फिर से सामने आया तो जगदीश को संदेह हुआ कि जयपाल की मंशा शायद उस एजेंट की मौत का बदला लेने की हो सकती है। उन्होंने तुरंत विशाखा राव को बुलाया और सारा किस्सा बताया। विशाखा ने तुरंत दिल्ली संपर्क किया और उस मिशन की गोपनीय फाइलें मंगवाने की कोशिश की, लेकिन जवाब आया कि फाइल क्लासिफाइड है और उसकी पहुंच किसी को नहीं।
तब विशाखा ने प्रधानमंत्री कार्यालय में पुराने परिचित अधिकारी से संपर्क किया और फाइल की एक छाया प्रति हासिल की। जब उन्होंने उसे पढ़ा तो यह सामने आया कि मरे हुए एजेंट का कोड नेम था ब्लैक हॉक्स और संदेह था कि उसे किसी भारतीय अफसर ने ही दगा देकर मारा था। मिशन में शामिल सभी अधिकारियों की सूची में आखिरी नाम था जगदीश प्रताप सिंह। यह देखकर विशाखा चौंक गई। उन्होंने तुरंत जगदीश से बात की और पूछा, क्या आपको लगता है कि जयपाल किसी ब्लैक हॉक्स से जुड़ा है और कहीं उसकी मौत का इल्जाम आप पर तो नहीं लगाया जा रहा? जगदीश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, मैंने कभी किसी अपने को धोखा नहीं दिया, लेकिन हो सकता है कि जयपाल का संबंध उस एजेंट के परिवार से हो और वह मुझसे बदला लेना चाहता हो। तभी वह मेरी बेटी को निशाना बना रहा है। अब केस पूरी तरह से बदल चुका था। जयपाल को फिर से दिल्ली लाया गया और पूछताछ शुरू हुई, लेकिन इस बार उसने चुप्पी साध ली। मगर तभी विशाखा ने एक चाल चली। उन्होंने जयपाल के पुराने साथियों को जेल से लाकर उसकी आंखों के सामने पेश किया और कहा, सब बोल चुके हैं, अब तेरा नंबर है। तब जयपाल ने जो बताया वह चौंकाने वाला था। उसने कहा, ब्लैक हॉक्स मेरा छोटा भाई था, उसे इस सिस्टम ने मारा और आपने उसकी मौत को छुपाया। मैं जानता हूं कि फाइल में सब कुछ लिखा है, लेकिन आपने ही उसे भेजा था और वह कभी वापस नहीं लौटा। उसकी बीवी ने आत्महत्या कर ली, बच्चा अनाथ हो गया और आप वापस आकर हीरो बन गए। तभी से मैंने कसम खाई कि इस सिस्टम और इसके मुखौटों को खत्म करूंगा, और आपकी बेटी सिर्फ पहली सीढ़ी थी। अब कहानी पूरी तरह बदल गई थी। अब यह एक भाई की बदले की आग थी जो पूरे सिस्टम को जलाने के लिए उठी थी। लेकिन जगदीश ने साफ कहा, तेरा गुस्सा जायज है, लेकिन तरीका गलत। मैंने तुझे नहीं मारा, तेरा भाई उस मिशन में मरा क्योंकि उसने अपने साथी की जान बचाई थी, और तुझे जो बताया गया वह अधूरी सच्चाई थी। मगर जयपाल मानने को तैयार नहीं था। उसने जेल में ही आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन समय रहते उसे बचा लिया गया। अब विशाखा को शक होने लगा कि ऑपरेशन चक्रव्यूह से जुड़ा कोई और भी है, जो अब भी जिंदा है और पर्दे के पीछे से सब चला रहा है। उन्होंने खुफिया विभाग से संपर्क किया और सारी पुरानी फाइलों को खंगालना शुरू किया। एक एक नाम की जांच हुई और तब सामने आया एक और नाम, कर्नल राघव, जो अब तक गायब था और फाइल में लिखा था डेड। लेकिन असल में वह जिंदा था और नेपाल में छुपकर काम कर रहा था। यह वही इंसान था जिसने मिशन में ब्लैक हॉक्स को भेजा था और फिर संपर्क काट लिया था। अब संदेह पक्का हो गया कि वही असली मास्टरमाइंड है। विशाखा ने तुरंत नेपाल के अधिकारियों से संपर्क कर इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया और कर्नल राघव की लोकेशन ट्रेस की गई। वह पोखरा में एक प्राइवेट विला में रह रहा था। एक विशेष टीम गठित की गई जिसमें शामिल थे जगदीश, विशाखा और 3 विशेष एजेंट। वे नेपाल पहुंचे और एक रात गुप्त ऑपरेशन के तहत राघव को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत लाते ही उसे दिल्ली के सुरक्षित बंदी गृह में रखा गया और उससे पूछताछ शुरू हुई। पहले वह कुछ नहीं बोला, लेकिन जब उसे बताया गया कि जयपाल मरा नहीं है और अब भी सबूत है, तो उसने झुकते हुए कहा, हां, मैंने ही सब किया था। मैंने ब्लैक हॉक्स को फर्जी मिशन पर भेजा क्योंकि उसने मेरे ड्रग्स रैकेट की जानकारी हासिल कर ली थी। वह मुझसे सवाल करता था। मैंने उसे मरवाया और फिर मिशन की विफलता का इल्जाम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी पर डाल दिया और तब से मैं गायब हो गया। अब सब सामने था। देश के भीतर ही देशद्रोही मौजूद थे और अब वह चेहरा सबके सामने था। कोर्ट में केस शुरू हुआ, मीडिया में भूचाल आया, संसद में हंगामा हुआ, लेकिन एक सवाल सबके मन में था, जब इतना बड़ा केस खुला तो अब सरकार क्या करेगी उधर? श्रेया अब पूरी तरह मजबूत बन चुकी थी। वह अब देश भर में महिला अधिकार और सिस्टम में सुधार की आवाज बन चुकी थी। विश्वविद्यालयों में भाषण देती, युवाओं को प्रेरित करती और अपने पिता के साथ न्याय की इस यात्रा को आगे बढ़ाती। मगर तभी अचानक एक दिन रात के समय उनके घर में आग लग गई। जगदीश और श्रेया किसी तरह बच निकले, लेकिन सारा सबूत जल चुका था। यह साफ था कि कोई अब भी उन्हें खत्म करना चाहता था। विशाखा ने जांच शुरू की और पता चला कि जेल के भीतर से ही एक अधिकारी ने फोन कर बाहर के गुर्गों को आदेश दिया था। अब यह साफ था, केस अभी भी खत्म नहीं हुआ है। असली गुनहगार जेलों में भी सुरक्षित नहीं
बल्कि सक्रिय थे। अब विशाखा ने तय किया कि एक बार फिर ऑपरेशन शुरू होगा। ऑपरेशन अंतिम न्याय, जिसमें देश के हर थाने, हर जेल, हर प्रशासनिक दफ्तर की जांच होगी और हर उस शख्स को बेनकाब किया जाएगा जो देश की जड़ों को खोखला कर रहा है। तीसरा भाग यहीं समाप्त होता है, लेकिन चौथे भाग में अब होगा असली फैसला, जहां या तो सच बचेगा या फिर सिस्टम फिर से झूठ की कब्र में दफन हो जाएगा। जैसे ही ऑपरेशन अंतिम न्याय की घोषणा हुई, पूरे राज्य और देश के प्रशासनिक तंत्र में भूचाल आ गया। जांच आयोग, खुफिया एजेंसियां, केंद्रीय निगरानी समितियां एक साथ हर थाने, जेल और सरकारी कार्यालय की छानबीन में लग गई। इस ऑपरेशन का नेतृत्व विशाखा राव कर रही थी और उनके साथ थे रिटायर्ड आईपीएस जगदीश प्रताप सिंह और उनकी बेटी श्रेया, जिनकी कहानी अब एक आंदोलन बन चुकी थी। सोशल मीडिया पर आबादी, जस्टिस फॉर श्रेया और ढाप क्लीन द सिस्टम जैसे हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे थे। लोग सड़कों पर उतर रहे थे। छात्रों, युवाओं, महिलाओं और पूर्व सैनिकों ने आंदोलन का रूप ले लिया था। लेकिन अब जब अंत नजदीक था तो दुश्मन भी और ज्यादा खतरनाक हो गए थे। कर्नल राघव को जब जेल में अलग सेल में रखा गया तो वह वहां से भी ऑपरेट करने लगा। उसके पास जेलर और 2 सीनियर स्टाफ को पहले ही खरीद लिया गया था। उसने अपने वकील के जरिए एक फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनवाई और दावा किया कि उसे दिल की गंभीर बीमारी है और इलाज के लिए उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाए। अदालत में जब यह अर्जी पहुंची तो कई लोगों को संदेह हुआ, लेकिन कोर्ट ने चिकित्सा आधार पर उसे 2 हफ्तों के लिए अस्पताल भेजने की अनुमति दे दी। मगर इसी दौरान राघव ने अस्पताल से भागने की योजना बनाई। एक रात बिजली चली गई, सीसीटीवी बंद हो गए और अंदर से निकलकर वह अस्पताल की पिछली दीवार फांद गया। जैसे ही यह खबर विशाखा को मिली, उन्होंने तुरंत शहर में हाई अलर्ट जारी किया। लेकिन इस बार उन्होंने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने खुद श्रेया को इस ऑपरेशन में शामिल करने का निर्णय किया। श्रेया अब सिर्फ एक पीड़िता नहीं बल्कि एक योद्धा बन चुकी थी। उसे हथियारों का प्रशिक्षण, फील्ड इंटेलिजेंस और पूछताछ की प्रक्रिया सिखाई गई थी। अब वह एक प्रशिक्षित ऑपरेशनल एजेंट थी। राघव के भागते ही सबसे पहला काम यह हुआ कि जेल में मौजूद जयपाल की हत्या कर दी गई ताकि वह और कुछ ना उगल सके। जब यह खबर मीडिया में आई तो पूरे देश में गुस्सा फैल गया। अब जनता चाहती थी कि न्याय हर कीमत पर हो। विशाखा और जगदीश ने उस रात की मीटिंग में तय किया कि ऑपरेशन अंतिम न्याय को अब निर्णायक मोड़ पर लाया जाएगा। एक विशेष इकाई बनाई गई, इकाई 0, जिसमें 5 सर्वश्रेष्ठ अफसर, 3 टेक्निकल विशेषज्ञ, 2 पूर्व गुप्तचर और श्रेया को शामिल किया गया। सबको एक ही उद्देश्य दिया गया, राघव को पकड़ना और सिस्टम के भीतर बैठे आखिरी गद्दार को बेनकाब करना। इसी दौरान एक पुराना नाम फिर से सामने आया, डीआईजी अरुण मोहित्रा, जो वर्षों पहले अचानक रिटायर होकर विदेश चला गया था। लेकिन अब जांच में पाया गया कि उसने करोड़ों की संपत्ति बांग्लादेश और दुबई में जमा की थी और राघव के समय से ही संपर्क में था। विशाखा ने उसे इंटरपोल के जरिए ट्रैक किया और भारत वापस लाया गया। पूछताछ में उसने बताया कि राघव का अगला लक्ष्य था दिल्ली की खुफिया मुख्यालय पर एक साइबर अटैक के जरिए सारे डाटा को मिटा देना, ताकि देश के सारे आंतरिक सुरक्षा सिस्टम को लकवा मार जाए। यह सुनते ही इकाई 0 को अलर्ट पर रखा गया। इधर राघव अब नेपाल की सीमा पार कर चुका था और भूटान की ओर जा रहा था। लेकिन रास्ते में एक गांव में वह रुका और वहां एक संपर्क सूत्र से मिला, जिसकी खबर इकाई 0 को मिल चुकी थी। श्रेया और विशाखा ने खुद उस गांव की ओर कच किया। एक गुप्त निगरानी टीम पहले ही वहां तैनात थी। 3 दिनों की खोजबीन और 2 नकली पहचान के जरिए अंततः उस घर का पता चला जहां राघव छुपा हुआ था। रात के 3 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। घर को चारों ओर से घेरा गया। लाउडस्पीकर से चेतावनी दी गई, लेकिन राघव ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। झड़प में 2 अफसर घायल हुए, मगर श्रेया ने पीछे से घर में प्रवेश किया और अकेले ही राघव का सामना किया। दोनों के बीच तीखी बहस हुई। राघव चिल्लाया, तेरे बाप ने मेरे भाई को मरवाया, तू आज भी उसके लिए लड़ रही है। श्रेया ने कहा, तेरे भाई की मौत उसकी बहादुरी थी, तेरी कायरता नहीं। फिर दोनों में हाथापाई हुई। राघव ने चाकू से हमला किया, लेकिन श्रेया ने फुर्ती से बचते हुए उसे घायल कर दिया और उसे बेहोश कर गिरफ्तार कर लिया गया।
पूरे देश में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर निकल आए। तालियां, नारे और आंखों में आंसू लेकर हर भारतीय ने देखा कि कैसे एक लड़की ने सिस्टम के सबसे खतरनाक दुश्मन को खत्म किया। दिल्ली लौटने पर प्रधानमंत्री ने श्रेया और विशाखा को सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में उन्हें शौर्य पदक से नवाजा गया। वहीं जगदीश प्रताप सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा गौरव सम्मान मिला। कोर्ट में सभी दोषियों को उम्र कैद और संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया गया। अब पूरा सिस्टम एक बार फिर विश्वास के साथ खड़ा हो चुका था और इस पूरी लड़ाई की जीत थी। सच्चाई, हिम्मत और न्याय की ओर यहीं खत्म होती है। यह कहानी जहां एक बाप की सेवा, एक बेटी की ताकत और एक अफसर की निष्ठा ने पूरे देश को दिखा दिया कि चाहे कितनी भी ताकतें हों, सच्चाई को झुकाया नहीं जा सकता। और जब इंसाफ की आवाज उठती है तो पूरा देश उसके साथ खड़ा हो जाता है। दोस्तों, हमारी आज की यह स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।